ये नया चैप्टर था ना? हाँ, ये न्यू चैप्टर है डायनामिक्स का। इसके अंदर हमने पहले फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट टाइम। अब हम टाइप ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं। सो देयर आर सेवरल काइंड ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, बट देयर आर सम enlisted here. Some few are here which we will be going through in our subject of O level physics. तो इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है हमारी। तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं, फिर कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। सबसे पहले है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फोर्स है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है जो उसकी तरफ फॉल कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी चीज गिरती है जमीन की तरफ जाती है, क्यों जाती है? क्योंकि अर्थ के अंदर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है कुदरती तौर पे, जो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अर्थ का सेंटर समझते हो ना? अर्थ मतलब एक स्फेयर कंसिडर किया जाता है। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, अप्रोक्सीमेटली स्फेयर समझा जाता है अर्थ को। तो अर्थ का एक सेंटर है, ठीक है, अर्थ का सेंटर है। और आपने पढ़ा होगा अगर अपने पाकिस्तान स्टडीज में कि ये पोल और इक्वेटर अर्थ के कॉर्नर से लेके टॉप तक होता है। ठीक है, तो पोल इक्वेटर्स होते हैं अर्थ के सराउंडिंग्स पे, सरफेस पे, और उसके अंदर अर्थ का बीच में सेंटर होता है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से फोर्स लगती है जो हर ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करती है। तो इसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और फोर्स कितनी लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे, इसके बारे में किसी को आइडिया है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगाता है? हर एक फोर्स तो नहीं लगाएगा ना। अगर एक फोर्स लगाएगा तो समझो कि अगर समझो अर्थ 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और एक ऑब्जेक्ट भारी है बहुत ज्यादा, तो 10 न्यूटन की फोर्स है वो नीचे तो नहीं जाएगा। होता है वो ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी हो तो वो तो ऊपर रहेगा। ये इसी तरह से है कि भाई अगर एक गाड़ी है उसको धक्का लगाना है, तो मैं अकेला धक्का लगाऊंगा तो शायद ना लगे क्योंकि हैवी है, चार आदमी लगाएंगे तो लग जाएगी। तो इसीलिए ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो ऑब्जेक्ट वाइज चेंज होती है। चेंज होती है, और कितनी होती है? जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा ना, तो अर्थ उस पे उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगी, अपनी तरफ से उतनी फोर्स लगाएगी ताकि वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाए अर्थ की तरफ। ठीक है, आपने देखा हो कोई भी दुनिया से भारी चीज भी आप अगर फेंको ना, तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, कोई ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके वेट की इक्वल फोर्स अर्थ उस पर लगा देता है, तो वो नीचे चली जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। काफी स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं होता, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो सबको पता होती है, हम नॉर्मल डेली लाइफ में डिस्कस कर रहे होते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली हमारी जो है, एक होल्ड करना, मैं अटेंडेंस ले लूं ताकि गयास साहब मांग रहे हैं, मैं इनको दे दूं, उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब जो बच्चे आने थे वो आ चुके हैं। मैं कंफर्म कर देता हूँ, हमारी क्लास में आज हंजला है, हुजैफा है, खुबैब है, मुस्तफ़ा है और उस्मान है। ठीक है, इनके अलावा तो कोई नहीं है ना, कोई रह तो नहीं गया ना? ओके, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करता हूँ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो फोर्स है जो दो मासेस के बिटवीन होती है। दो मासेस मतलब दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कोई से भी दो ऑब्जेक्ट होंगे ना, जो आपस में कोई डिस्टेंस रखते होंगे, तो उन दोनों का मास हो, कुछ भी मास हो, तो वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। चलो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। ऐसे थोड़ा सा तुम लोग को कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है ना, पहले कभी सुना नहीं होगा। स्क्रीन दिख रही है सबको वन नोट की? यस सर। ओके, यस। ओके, हम बात करते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट साइज के। ठीक है, डिफरेंट साइज होगा
तो डिफरेंट मास होगा। एक का मास m1 कह दिया हमने, एक के मास को हमने m2 कह दिया। कोई भी वैल्यू हो सकती है, m1 समझो 10 kg का, m2 सोचो सुनो मतलब 80 kg का, एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के बिटवीन एक डिस्टेंस है जो कि कितना है, इनके सेंटर्स के दरमियान, सॉरी हम डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं d, नाम देती है d, ये कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो हमने कहा कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट है, कंसीडर कर रहे हैं, दो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, हम दो पे बात कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के कुछ मासेस हैं, दोनों के बिटवीन कोई डिस्टेंस है। तो ये लॉ है, आपके कोर्स में नहीं है, समझाने के लिए इसलिए लॉ का रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये आपके A2 फिजिक्स के कोर्स में होगा, ए लेवल्स में। इस लॉ को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन लॉ है, इसमें न्यूटन साहब ने कहा था, यूनिवर्स किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल है, सारे प्लेनेटरी सिस्टम में भी एप्लीकेबल है। तो न्यूटन साहब ने कहा था कि भाई whenever two masses have some distance d between them, then one mass will apply a force on another mass, and that force will be directly proportional with the product of their masses, ठीक है। वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनेट होगी, डायरेक्टली मतलब कि दोनों मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगी, and that force will be inversely proportional to the square of the distance between their centers, ठीक है। स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर दूर है, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, अगर ऑब्जेक्ट दूर होंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये फोर्स अपने आप कम हो जाएगी। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट जितना दूर होंगे आपस में, उतनी एक दूसरे पे कम फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर ये डिस्टेंस कम है, यानी कि करीब है, तो ये फोर्स अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये न्यूटन साहब ने बताया। तो इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ये फोर्स सिर्फ वो नहीं है जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है ये। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो कौन सी फोर्स है, जो सिर्फ अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसकी सरफेस पे हो। ये क्या है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कहता है कि दो मासेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो दुनिया में कहीं भी हो, सिर्फ अर्थ पे ना हो, ठीक है। बस उनकी वैल्यू को क्या बता दिया हमने कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ दीज मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। तो इसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसी ये इसको और कहाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है, अगर बड़े लेवल पे देखें तो इसे आप अपने प्लेनेटरी सिस्टम में देख सकते हैं, सोलर सिस्टम में, ठीक है। सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो एक फोर्स लगा रहा है बाकी प्लैनेट्स पे, तो उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वो प्लैनेट्स घूम रहे हैं अराउंड सन, सन जो है वो फोर्स लगा रहा है अदर प्लैनेट्स पे। तो क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके वो प्लैनेट्स रोटेशनल मोशन कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये हम जब सर्कुलर मोशन देखेंगे ना, रोटेशनल मोशन, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे घूमती हैं चीजें, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा हमारे कोर्स में है नहीं, सिर्फ ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ये फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, इसे समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है भाई फोर्स, टेंशन फोर्स। टेंशन क्या कहलाती है, ये टेंशन डिप्रेशन वाला टेंशन नहीं है, ठीक है। ये टेंशन फोर्स कब आती है, ये वो फोर्स की टाइप है जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करें, यानी खींचे, या कंप्रेस करें यानी दबाएं, ठीक है। तो उस केस में आती है ये। अब स्ट्रेच कब होता है, एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई मैंने क्या किया, एक रोप ली, ठीक है। रोप लेके मैंने उसको बांध दिया एक एंड से, एक रोप ली मैंने, यहाँ दिखाता हूँ। मैंने क्या किया भाई, रोप को मैंने बांध दिया यहाँ से एक फिक्स सपोर्ट से, ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मैंने रोप को खींचा जोर से, नीचे से मैंने रोप को खींचा। जब मैं पुल करूंगा नीचे की तरफ से, तो क्या होगा, जब मैं पुल करूंगा तो यहाँ पे जर्क आएगा इस जगह पे,
क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। अगर यहाँ फिक्स ना होता तो ये खिंच जाती ना, रोप खिंच जाती तो टेंशन फोर्स नहीं होती। यहाँ पे क्या हुआ, जर्क आ रहा है। जर्क आ रहा है तो मैं कहूंगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंशन जनरेट हो जाएगी। किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्स मेरी अप्लाइड फोर्स है। ये फोर्स ऑपोजिट जो जनरेट होगी ये टेंशन फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जो इसको रोकेगी खींचने से। जब कभी आप रस्सी को खींचते हो तो क्या होता है, आपके हाथ में झटका आता है। क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही आपने खींचा, रोप के अंदर एक ऑपोजिट फोर्स जनरेट हो गई जो झटका दे रही है आपके हाथ में। उस फोर्स को कहते हैं टेंशन। ये क्यों हुई, स्ट्रेच करने की वजह से हुई। दूसरी क्या चीज हो सकती है भाई, कंप्रेस करने की वजह से भी हो सकती है। आपके पास एक स्प्रिंग है, बल्कि स्प्रिंग ज्यादा अच्छा नहीं, वो डिफॉर्मेशन में आएगा वो। हम एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, सही है। आपने क्या किया, इसको दबाने की कोशिश की, जोर से आपने इसको प्रेस किया, तो आपको हाथ में एक फोर्स जनरेट हुई, आपको एक दबाव महसूस हुआ। ठीक है, आपने क्या किया भाई, प्रेस किया। क्योंकि इसको आपने कंप्रेस करने की कोशिश की है, तो आपको रिवर्स में एक फोर्स मिली है। तो ये भी क्या है, आपकी टेंशन फोर्स है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स कैसे जनरेट होती है, या तो आप किसी चीज को स्ट्रेच करो या तो कंप्रेस करो। या अगर दूसरी एग्जांपल भी मैं इसी में ले लूं, इसी रोप में ले लूं, इस रोप को खींचा था मैंने। ठीक है, अब इस रोप को मैं पुश करूंगा तो एक लेवल तक तो पुश होगा, उसके बाद पुश नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो जो फोर्स स्ट्रेच या कंप्रेस करने में जनरेट हो उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ टेंशन। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्ट्रेच और कंप्रेस्ड ऑब्जेक्ट्स। फिर बात आती है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, पहले भी 10 क्लास में या 9 क्लास में, कि ये फोर्स है ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिशन फोर्स। ये ओपोज करती है मोशन को। ये कोशिश करती है कि कहीं भी मोशन अगर हो रही हो ना, कहीं भी मूवमेंट हो रही हो, वो ना हो। ये सेल्फ ओपोजिंग फोर्स कहलाती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम रोड पे चलते हैं या हमारी कार चलती है, ठीक है, या हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं जमीन से, तो हमेशा क्या होगा, हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को रुक नेचुरली वो ऑब्जेक्ट चलता नहीं है, हमें फोर्स लगा के चलाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन होती है जो उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करती है। कैसे, ये फ्रिक्शन जनरेट कहाँ से होती है, अगर बात करूं तो मैं कहूंगा ये फोर्स, ये फ्रिक्शन जनरेट होती है सरफेस से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्लोर है, ठीक है, इस फ्लोर पे मुझे एक ड्रम है मेरे पास। जैसे अगर घर के अंदर हमारे पास पानी का गैलन आता है फॉर एग्जांपल, सही है, मिनरल वाटर का गैलन आता है, वो रखा हुआ है। अब आपको भाई अम्मी ने कहा कि यार इसको जरा लेके आओ बाहर से अंदर। आप इसको यहाँ से धक्का मार रहे हो, आप पुश करते हुए ला रहे हो, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी। क्यों, क्योंकि आपकी बॉटल का पूरा पूरा सरफेस एरिया इस सरफेस से, फ्लोर से कांटेक्ट में आ रहा है। तो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से कांटेक्ट में आएगा ना, ठीक है, तो वो सरफेस कोशिश करेगी कि ये ऑब्जेक्ट मूव ना हो। ठीक है, तो आपको उसको ओवरकम करने के लिए खुद से एक फोर्स लगानी पड़ती है। सही है, अब ये क्या है, सरफेस, कोई भी सरफेस हो तो ये ओपोजिशन होगी नहीं। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगी तो ये ओपोजिशन आएगी। सरफेस जितनी स्मूथ होगी उतनी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ भाई, इसी ड्रम की। इस ड्रम को रोड पे रख के पुश करो या घर पे रख के पुश करो, ज्यादा आसानी कहाँ होगी, घर पे पुश करने में। रोड पे क्यों, रोड पे अनइवन सरफेस होती है। रोड पे क्या होगा, कुछ इस तरह की सरफेस होगी आपकी। अगर आप रोड पे करो तो थोड़ी सी यूं, थोड़ी सी यूं, थोड़ी सी यूं सरफेस होगी। तो आप जब ड्रम रखोगे तो आपको इस सरफेस से ले आना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं अनइवन सरफेस, नॉन स्मूथ सरफेस। तो जो अनइवन या नॉन स्मूथ सरफेस होती है ना, उसके अंदर ज्यादा फ्रिक्शन होती है एज कंपेयर विद द स्मूथ सरफेस। लेकिन होगी जरूर फ्रिक्शन, जीरो नहीं होती, कम हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन को कम करने की। कैसे, हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे मूव करें ऑब्जेक्ट को कि वो, उसका कम से कम एरिया जो है ना वो कांटेक्ट में आए सरफेस के साथ। तो हम क्या करते हैं भाई, हम इसी फ्लोर पे, घर के ही फ्लोर पे इस बॉटल को लिटा देते हैं और इसको रोल कराते हैं।
उसको पुश करते हैं और रोल करा के ले जाते हैं। जब रोल कराते हैं तो क्या होता है, बस थोड़ा सा एरिया सरफेस का जो है वो कांटेक्ट में आता है, ये इतना बड़ा बेस नहीं आती, सिर्फ एक साइड साइड का एरिया कांटेक्ट में आता है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो जितना एरिया कांटेक्ट में कम आएगा उतनी फ्रिक्शन खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। कोई पूछे ना कि फ्रिक्शन क्या है, तो हम कहेंगे फ्रिक्शन इज अ सेल्फ ओपोजिंग force which generates due to non-smooth surface। ठीक है, इट्स अ कांटेक्ट फोर्स ड्यू टू नॉन स्मूथ सरफेस, जो ओपोज करती है आपके मोशन को। सही है। इसे ओवरकम कैसे किया जाता है? इसे ओवरकम करने का पहला तरीका तो क्या है कि हम सरफेस एरिया कम ले आए कांटेक्ट में। कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में ले आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम रोल करा देंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इफ यू रोल द ऑब्जेक्ट्स ओवर एनी सरफेस, इट्स फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं। हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं ताकि सरफेस स्मूथ हो जाए, स्लिपरी हो जाए। हमने देखा है ना, कभी हमें अगर किसी जगह पे कोई मोशन क्रिएट, जैसे अगर मशीन्स की बात करते हैं, मोटरसाइकिल की एग्जांपल लेता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी, या मैं साइकिल की एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग स्टूडेंट से साइकिल भी चलाते होंगे। साइकिल के अंदर क्या होता है, हम जो है वो चेन होती है उसके अंदर ऑयलिंग करते हैं। क्यों ऑयलिंग करते हैं? ताकि वो हम पैडल जब मूव करें तो आराम से मूव हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो ना, जर्क महसूस ना हो, ज्यादा फोर्स ना लगानी पड़े, वो स्मूथली मूव करना शुरू कर देती है चेन। लेकिन अगर हमारी थोड़े टाइम पर ड्राई हो जाती है चेन, तो क्या होता है, हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? हाँ भाई। नो सर। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की। नेक्स्ट फोर्स है हमारी रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का लिखा हुआ भी है, द कांटेक्ट फोर्स व्हिच ओपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस। ओके, फिर बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है भाई? रेजिस्टेंस है व्हेन अ बॉडी इज ड्रैग्ड थ्रू अ फ्लूइड, एयर और लिक्विड। ये समझो, ये फ्रिक्शन की ही टाइप है, लेकिन ये ज्यादातर हम किस में देखते हैं, लिक्विड और एयर में देखते हैं। लिक्विड और एयर को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड। सॉलिड्स के अंदर हम फ्रिक्शन का वर्ड यूज करते हैं ओपोजिंग फोर्स के लिए। लिक्विड और एयर के अंदर यानी कि फ्लूइड के अंदर हम रेजिस्टेंस का वर्ड यूज करते हैं फ्रिक्शन के लिए। इसके अंदर भी जो ओपोजिंग फोर्स होती है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस का वर्ड। क्यों? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ना सॉलिड में, ये आती है ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस में क्या आती है, क्यों आती है ये ओपोजिंग फोर्स? ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। विस्कोसिटी क्या होती है, किसी को पता है विस्कोसिटी क्या होती है? एनीवन? नो आइडिया? देखो विस्कोसिटी जो है ना, किसी ने चैट में लिखा है गेस। ओके, हंजला, ओके, नो आइडिया। विस्कोसिटी हम कहते हैं गाढ़ेपन को। हम कहते हैं ना ये चीज कितनी गाढ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई वाटर और हनी में से ज्यादा गाढ़ी चीज कौन सी होगी? वो हनी होगी ना, वाटर तो नहीं होगी। अगर तुम्हें 2 टब भर के दे दिए जाएं, एक हनी का एक वाटर का, और उसके अंदर कोई कॉइन डाला हुआ है, आपको क्या हाथ मूव करके इसको निकालना है फास्टली, तो किसके अंदर ज्यादा फास्टली कर सकोगे? ऑब्वियसली वाटर में फौरन हाथ डालेगा फौरन निकल आएगा। हनी में क्या होगा, मुश्किल होगी, हाथ डालोगे निकालने में थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि हनी जो है वो आपको फोर्स देता है, ऑपोजिंग फोर्स देता है मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जो गाढ़ी चीज होती है उसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन को इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी, इट्स विस्कोसिटी इज हाई। जिसकी विस्कोसिटी हाई होगी ना, वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वो लिक्विड। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई रेजिस्टेंस इज व्हाट, व्हेन अ बॉडी इज ड्रैग्ड थ्रू अ फ्लूइड। ड्रैग मतलब रगड़ना, ले जाना। ठीक है, किसी भी वाटर या गैस में से गुजारना। देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी, दैट बॉडी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल डाल दी हनी के टब में। ठीक है, तो वो बॉडी जो है वो बॉल हो गई और हनी जो है वो लिक्विड हो गया। बॉडी बिटवीन बॉडी एंड फ्लूइड, फ्लूइड क्या हो गया, हनी हो गया, बॉडी क्या हो गई, बॉल हो गई।
is called as resistance और viscous force. इसको कहीं कहीं हम resistance भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको viscous force कहते हैं. क्यों? क्योंकि resistance हम ज्यादातर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. हम जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस वाली ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम देखेंगे, हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे बार बार. वो रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टर्स की. तो हम ज्यादातर रेजिस्टेंस की जगह पे विस्कस फोर्स यूज करते हैं इस वाली फोर्स को बताने के लिए. ठीक है. अच्छा, then we have 6 kind of force. Its name is contact force और normal reaction. इसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं मिक्स करके. अक्सर जगहों पे लिखा होता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. सो यहाँ पर इसका नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. किसी को आइडिया है क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? एनीवन? कभी नाम सुना हो क्लास 10 में, क्लास 9 वगैरह में? खुबैब, आई वुड आस्क यू रादर, क्योंकि बेटा ये मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया तुम लोगों को. खुबैब हैं मीटिंग के अंदर? खुबैब, हेलो. याद नहीं? जी जी, खुबैब याद नहीं है आपको? खुबैब प्राइवेटली मैसेज नहीं करो बेटा चैट पे, एवरीवन को क्या करो ताकि सबको नजर आ रहा हो ना रिस्पांस, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं सर किससे बात करने लग गए. चलो, नहीं आइडिया? देखो, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होती है? इट इज अ फोर्स which generate when any object comes in contact with any surface. ठीक है. इसकी एग्जांपल क्या है भाई? इसकी एग्जांपल देता हूँ यहाँ ड्रॉ करके. टाइम इज रनिंग आउट. मैं काम करता हूँ, मीटिंग रीस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि बीच में ब्रेक ना आए ना. ओके, जस्ट 2 minutes, आई एम ज्वाइनिंग बैक.